आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपका जो है एसएससी क्या कहते हैं ट्रिपल एससी जो है आपका पेपर करवाता है, उसमें जैसे अभी आगे पुलिस कांस्टेबल का पेपर है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और आगे जितने भी राज्य स्तरीय परीक्षा जो उत्तराखंड के एग्जाम होते हैं, चाहे पीसीएस का हो चाहे लोअर पीसीएस का, फॉरेस्ट गार्ड और समूह गौ, या फिर केंद्र सरकार की जो भर्तियां हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलो करंट अफेयर्स जो है आज स्टार्ट करते हैं, वाइज इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा जो है क्या होगा डिटेल में भी होगा दिया हुआ। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है भाई। तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन है ये डीआरडीओ द्वारा जो है करवाया जाता है, INMAS द्वारा करवाया जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि आप लोग देखो दिल्ली स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला, ये दिल्ली में जो है जो डीआरडीओ की प्रयोगशाला है उसका नाम क्या है, INMAS है। तो 21 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो अजय कुमार सूद ने किया। देखो ये भी पूछ लेता है कि प्रोफेसर अजय कुमार सूद जो है कौन है, तो यह किस क्षेत्र से है, तो ये वैज्ञानिक है भाई, है ना, वैज्ञानिक है, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार है। दूसरा क्वेश्चन देखना, कुछ क्वेश्चन जो है चलो देखो, जहान ए खुसरो 2025 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जहान ए खुसरो 2025 महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो ये नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ज़्यादा जो इसकी जानकारी इंपॉर्टेंट है। इसके देखो जानकारी क्या है, देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2025, याद रखना डेट, 28 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत महोत्सव जहान ए खुसरो 2025 का उद्घाटन किया। ठीक है ना, कब किया, 28 फरवरी 2025 को। यह महोत्सव, ये देखो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, यह महोत्सव अमीर खुसरो की स्मृति में सूफी संगीत, कविता और नृत्य को समर्पित है और इस वर्ष इसका 25वां संस्करण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा संस्करण है, 25वां संस्करण मनाया जा रहा है। इसे 2001 में मुजफ्फर अली ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था, तो मुजफ्फर अली ने शुरू किया था और रूमी फाउंडेशन इसका आयोजन करता है। अगला क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय की स्थापना कब की गई। आयुष मंत्रालय की स्थापना कब की गई, तो वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई। और देखो जरा आयुष मंत्रालय किससे संबंधित है, ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाले पेपर के लिए। तो देखिए जरा, महाकुंभ मेले के दौरान आयुष मंत्रालय ने 8 लाख श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की है, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है ना। ये देखो महाकुंभ के दौरान जो बहुत कारगर रहा है। मेला क्षेत्र में 20 आयुष ओपीडी केंद्र और मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां स्थापित की गई, जिसमें 90 डॉक्टर, देखो ये भी ध्यान रखना, 90 डॉक्टर, 150 स्वास्थ्य कर्मी तैनात थे। महाशिवरात्रि स्नान के लिए विशेष चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की गई। आयुष पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है ना, ये जो है क्या है, एक आयुष पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है ये, तो ये ध्यान रखना, ये आयुष पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है, तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, सशक्त भारत, सशक्त भारत पत्रिका किस मंत्रालय की अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आने वाले पेपर के लिए बहुत खास क्वेश्चन है। तो ये जो किसकी, रक्षा मंत्रालय की है। सशक्त भारत पत्रिका किस मंत्रालय की अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका, ये भी ध्यान रखना कि सशक्त भारत किसकी है, रक्षा मंत्रालय की है, और ये कैसी है, वार्षिकी है या अर्धवार्षिकी है, और किस विषय की है, तो हिंदी की, ये भी ध्यान रखना। तो चलो देखते हैं इसके बारे में क्या है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 फरवरी 2025 को अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत का विमोचन किया। यह पत्रिका सशक्त बल, देखो किससे संबंधित, सशक्त बल कर्मियों की वीरता, देशभक्ति और बलिदान पर आधारित है। देखो बहुत महत्वपूर्ण है, आधारित कविताओं, रक्षा मंत्रालय की नीतियों,
लेखों को समर्पित है। इसका उद्देश्य देखो, उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों की रचनात्मक प्रतिभा को मंच देना और हिंदी के सरकारी कार्यों में उपयोग को बढ़ावा देना है। तो ये हिंदी के जो सरकारी कार्य है उनके उपयोग को बढ़ावा देना है, खास करके तो ये है ना। बाकी जो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किससे संबंधित है, क्या क्या चीजें इसके अंदर है ना। और ये किसके सशस्त्र बल कर्मियों की एक वीरता, देशभक्ति और बलिदान पर आधारित है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अगला क्वेश्चन है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो है 1 मार्च को जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस हर साल 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन, ये याद रखना, किसके द्वारा मनाया जाता है? इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा मनाया जाता है। इसको आप ICDO बोल सकते हो, द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से सुरक्षा में नागरिक सुरक्षा संगठनों की भूमिका को उजागर करना है। मतलब जो प्राकृतिक आपदा आती है और मानव निर्मित आपदा होती है, जो मतलब उससे सुरक्षा करने के लिए जो इसको मतलब लोगों को प्रेरित करना है। 2025 की थीम ये पूछ सकता, 2025 में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की थीम क्या थी? तो क्या थी आपकी? इसकी थीम थी नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या की सुरक्षा की गारंटी। ये देखो, ये है आपकी नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या की सुरक्षा की गारंटी, जो आपदा प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने पर जोर देती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन इतना आप लोग ध्यान रखना है ना। चलो हो सकता है कि पूछ ले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तीसरा साबा महिला चैंपियन, ये भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, गिलोय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गिलोय जानते हैं ना? गिलोय जो है पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगलों में जो है देखने को मिलता है। एक क्या कहते हैं, एक मतलब बेल टाइप की रहती है ये गिलोय, है ना। तो देखो जरा, गिलोय का पहले वैज्ञानिक नाम पूछा और ये क्यों चर्चा में है, इसका ऊपर भी प्रश्न बन सकता है। तो इसको पहले तो वैज्ञानिक नाम देखो, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। दूसरी बात, यहाँ पे देखो जरा, पिछले 1 दशक में गिलोय पर शोध प्रकाशनों की संख्या देखो जरा 376.5% बढ़ी है भाई। 2014 में ये कितनी थी? 243 से बढ़कर 2024 में कितनी हुई? 913। 243 थी पहले और अब 913 हो गई। क्या? इसमें जो शोध प्रकाशनों की संख्या है ना। कोविड-19 के बाद इसके इम्यूनिटी बूस्टर, एंटीवायरल और एडाप्टोजेनिक गुणों पर अनुसंधान तेजी से बढ़ा, है ना। मतलब ये क्या, बूस्टर डोज के लिए जो है काम आती है। और गिलोय संक्रमण से बचाव, वायरल बुखार, डेंगू, मलेरिया और ब्लड शुगर नियंत्रण में सहायक है। देखो, यह पाचन सुधारता है। बहुत महत्वपूर्ण है भाई गिलोय, है ना। तो गिलोय को आप जो है अगर ऐसे भी यूज करते हो, खाते हो सुबह सुबह खाली पेट, तो बहुत काम आती है। देखो यहाँ पे गिलोय का जो ये चित्र भी दिया गया है, ये ऐसे बेल टाइप की रहती है गिलोय की, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई ये भी, देखिए जरा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया जाएगा? मतलब किया जाएगा क्या, ये प्रारंभ जो है हो चुका है और इसका जो आंसर है वो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। अब देखो इसके अंदर क्या है, जो इसके अंदर की चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जरा क्या है, यहाँ पे आप लोग देखना कि पंचायती राज मंत्रालय 4 मार्च 2025 याद रखना को विज्ञान भवन नई दिल्ली में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान की शुरुआत करेगा। ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इसने जो इसकी शुरुआत कर दी है 4 मार्च 2025 को, किसकी? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान की। है किसने करी है? पंचायत राज मंत्रालय ने। है किससे संबंधित है? केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह
केंद्रीय पंचायत मंत्री कौन है, ये भी याद रखना, राजीव रंजन सिंह। बस करंट अफेयर्स को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है कि जो चीज़ हम ज़्यादा पढ़ते नहीं है और वो हमारे दिमाग से उतर जाती है। तो केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री पूछ सकता कौन है, राजीव रंजन सिंह है। महिला एवं बाल विकास मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, अन्नपूर्णा देवी है, ये भी ध्यान रखना। राज्य मंत्री एसपी बघेल, राज्य मंत्री एसपी बघेल। और रक्षा निखिल खड़गे, ये तो खास नहीं है, कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्देश्य पंचायती राज संस्थान की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाना है ना। तो ये ध्यान रखना भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत खास है भाई, देखो जरा क्या है यहाँ पे, डेजर्ट हंट अभ्यास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेजर्ट हंट अभ्यास किस योजना का युद्ध अभ्यास है, तो किस योजना का युद्ध अभ्यास, किस सेना का युद्ध अभ्यास है, सॉरी, तो किस सेना का है, त्रिसेवा विशेष बल। देखो अलग अलग बलों में जो विशेष बल होते हैं उनके ये त्रिसेवा है। देखो क्या किया गया है इसमें, भारतीय वायुसेना ने 24 से 28 फरवरी 2025 को जोधपुर, ये भी याद रखना कहां पर हुआ है, जोधपुर में, इसको पूछ सकता है, जोधपुर में डेजर्ट हंट 2025 त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें सेना के पैरा, देखो जिसमें सेना के पैरा विशेष बल है, पैरा मिलिट्री जो होती है उसका विशेष बल, नौसेना के मरीन कमांडो, नौसेना के मरीन कमांडो है इसमें, और वायुसेना के गरुड़ विशेष बलों ने भाग लिया, इसीलिए इनको त्रिसेवा विशेष बल कहते हैं, ठीक है ना, भाग लिया, जिसका उद्देश्य विशेष बलों के बीच समन्वय और बढ़ावा और सुरक्षा चुनौतियों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। दूसरी भारत ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई, देखो ईयू मतलब यूरोपीय है, ठीक है, यूरोपीय संघ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो नई दिल्ली में, इसका आंसर तो नई दिल्ली है, लेकिन देखो खास क्या है इसमें, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, याद रखना इसका नाम, कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है अभी, उर्सुला वॉन डेर लेयेन है, ठीक है ना, ने 27 से 28 फरवरी 2025 को भारत का आधिकारिक दौरा किया, जिसमें यूरोपीय संघ का कमिश्नर समूह ने भी भाग लिया, और यह समूह पहली बार यूरोप के बाहर किसी देश का दौरा कर रहा है। देखो भाई, मतलब यूरोप से बाहर जो है इस समूह ने, जो यूरोपीय आयोग है, इसने कभी भी यूरोप से बाहर कोई किसी देश का दौरा नहीं किया, पहली बार किया है, और वो भी किसका, भारत का दौरा किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, ये पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ ने, यूरोपीय आयोग ने पहली बार जो है किस देश का दौरा किया है यूरोप से बाहर, तो भारत का, है ना, और कब किया, 27 से 28 फरवरी 2025 को, है ना। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में हुई, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई, देखो क्यों पूछ रहा है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना तो ऐसा 1996 में हुई है, लेकिन इसको पूछने की जरूरत क्यों, क्योंकि करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं आजकल चर्चा में, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आप लोगों को लगता है कि भाई ये क्वेश्चन तो चलो करंट अफेयर्स का नहीं, जीके का क्वेश्चन है, लेकिन ये करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं जो है आजकल चर्चा में रहा, तो इसीलिए पूछता है, तो जो करंट अफेयर्स में चर्चा में रहता है वो चीजें पूछता है, और उसकी जानकारी आपको देखो और चीजों की जानकारी भी मिलती है इसमें। एशियाई विकास बैंक ADB ने कोलकाता नगर निगम की स्थिरता, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे को सुधार के लिए $200 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। देखो ये पूछा जा सकता है ऐसे भी कि एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर की स्थिरता, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए $200 मिलियन की ऋण स्वीकृति की है, तो किसे की है, तो कोलकाता नगर के लिए। भाई ऐसे क्वेश्चन बनते हैं घुमा घुमा के, ना, इसलिए करंट अफेयर डिटेल में पढ़ना जरूरी होता है कि उसके अंदर है क्या। आगे देखो, इस परियोजना के तहत जलवायु आपदा प्रतिरोधी सीवेज जल निकासी प्रणाली विकास की जाएगी, जिससे जल नीति पर वेक्टर जनित बीमारियों का खतरा कम होगा। तो खैर इतना ज्यादा खास नहीं है नीचे वाली चीज, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या कहते हैं, कोलकाता नगर निगम की जो है इसके लिए जो है क्या है, ये राशि जो है उन्होंने देने की जो है स्वीकृति दी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। देखो इसके बारे में भी क्या पूछ रहा है, देखो लग तो ऐसा रहा है कि विश्व वन्य जीव दिवस जैसे जीके का सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर का क्वेश्चन। देखो क्या हो रहा है इसमें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में इसे घोषित किया है, जो 1973 में CITES पर हस्ताक्षर की वर्षगांठ का प्रतीक है। CITES सचिवालय इस दिन के वैश्विक आयोजन की जिम्मेदारी निभाता है। 2025 की थीम देखो, 2025 में जो है विश्व वन्य जीव दिवस की थीम क्या थी? तो क्या थी? वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह के निवेश, है ना, ये था। वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रहों के निवेश रखी गई है ना। यह दिवस वन्य जीव संरक्षण के लिए वित्त, नवाचारों, सरकारी और निजी क्षेत्रों के सहयोग को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो ये भी खास है भाई, आपको ध्यान रखनी है सारी चीजें। ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ट लैम्प पुस्तक के लेखक कौन है? अब देखो आप बोलोगे पुस्तक का नाम पूछा, लेकिन ये करंट अफेयर से जुड़ा है, तो बहुत लंबे टाइम तक ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। हार्ट लैम्प पुस्तक के लेखक कौन है? तो बानू मुश्ताक है हार्ट लैम्प पुस्तक के लेखक। एक कन्नड़ लेखिका है भाई, देखिए जरा, ये भी पूछा जा सकता है किस भाषा की लेखिका है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखो। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की लंबी सूची में कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक की लघु कथा संग्रह हार्ड लैम्प शामिल है ना। हार्ड लैम्प को शामिल किया गया है, बहुत चर्चा में ये हार्ड लैम्प जो पुस्तक है उसकी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। जिसका अंग्रेजी अनुवादन दीपा भस्ती ने किया है। दीपा भस्ती ने इसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया है, तो ये भी दीपा भस्ती को भी आप लोग याद रखना है, ठीक है ना। बाकी इसमें कुछ और खास है नहीं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे देखो जरा, हाल ही में सेबी द्वारा शुरू किए गए केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल का नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है भाई, तो इसका नाम है बॉन्ड सेंट्रल। अब देखो ये बॉन्ड सेंट्रल है क्या, पहले तो आपको पता होना चाहिए सेबी क्या है। सेबी क्या होती है? जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, या देखो जरा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी है ना, ने बॉन्ड सेंट्रल नामक एक एकीकृत डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल निशुल्क, ये देखो ये खास है यहाँ पे, यह पोर्टल निशुल्क उपलब्ध होगा और निवेशकों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में कितने नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है? तो 5 गलियारों की, ये याद रखना, 5 गलियारों की जो है आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है। तो ये हो सकता है बन जाए, वैसे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, पर फिर भी। भारत ने पहले विश्व शांति, देखो भारत ने पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किसने किया? भारत के पहला विश्व शांति केंद्र, तो पहला विश्व शांति केंद्र पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है इसका उद्घाटन किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुग्राम सेक्टर 39 में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया, जिसे जैन आचार्य लोकेश मुनि के नेतृत्व में अहिंसा और विश्व भारती के प्रयासों से स्थापित किया जा रहा है। भाई इसके लिए जो खास चीज आपको ये याद रखनी है कि एक तो आपको ये कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन जो है किसने किया है? तो रामनाथ कोविंद ने किया, जो भारत के इससे पहले राष्ट्रपति थे। दूसरी बात कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम में किया गया। और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत के पहले शांति केंद्र का उद्घाटन जब किया गया, तो ये जिसे जो है जैन आचार्य लोकेश मुनि के नेतृत्व में किया। इसका नेतृत्व किसने किया था? जैन आचार्य लोकेश मुनि ने किया था। बाकी जो है इसमें और कुछ खास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अभी हाल ही में एक निजी कंपनी के द्वारा चंद्रमा पर ब्लू घोस्ट नामक लैंडर उतारा गया। यह कंपनी किस देश के? तो देखो भाई अमेरिका ने उतारा है। तो ये ध्यान रखना, हो सकता पूछ ले कि ब्लू घोस्ट नाम का लैंडर जो है चंद्रमा पर हाल ही में किसने उतारा है? तो ये ध्यान रखना आपको, अमेरिका ने उतारा है ना, अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन देखो जरा, देखो अभी हाल ही में श्रीलंका में एक चमगादड़ की नई प्रजाति का पता लगाया गया है। वह प्रजाति है, तो देखो ये भी आपको ध्यान रखना, इसके बारे में भी डिटेल में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो इसका नाम है
हिपोसाइडेरोस श्रीलंकाएंसिस, है ना। तो श्रीलंका से आप जो है इसको याद भी कर पाओगे, तो और ज़्यादा डिटेल में इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो ये देखिए जरा, यह यहाँ पे केंद्रीय भंडारण निगम ने अपना हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया, 69वां। तो चलो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिलने की संभावना। केंद्रीय भंडारण निगम ने अपनी 69वें स्थापना दिवस नई दिल्ली में मनाया। ये याद रखना, कहाँ मनाया है, नई दिल्ली में मनाया है केंद्रीय भंडारण निगम ने अपना 69वां दिवस, है ना। दूसरी बात है, जिससे केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी, देखो केंद्रीय खाद्य मंत्री कौन है भाई, श्री प्रहलाद जोशी। तो ये भी आपके जो मंत्री है वो भी जब करंट अफेयर्स पढ़ते रहते तो ऐसे याद हो जाते हैं, याद रख करने की जरूरत नहीं पड़ती जब डेली हम डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। ने वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिकल को आर्थिक विकास का महत्व हिस्सा बताया, है ना। आगे कुछ खास है नहीं इसमें जो है, बस यही इंपॉर्टेंट है। अगला देखो जरा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो डॉक्टर मयंक शर्मा ने। देखो जरा, डॉक्टर मयंक शर्मा ने हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार ग्रहण किया है। वह भारतीय रक्षा लेखा सेवा के 89 बैच के अधिकारी है और उनके पास भारतीय रक्षा लेखा विभाग समेत कई महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर कार्य करने का अनुभव है। डॉक्टर शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक अकादमी और वियना की राजनयिक अकादमी में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये पूछा जा सकता है ना, कि मतलब इसने और कौन से पदभार संभाले हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक अकादमी और वियना की राजनयिक अकादमी में भारत का क्या किया है, प्रतिनिधित्व किया है। तो इसको पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ, 2003 में हुआ है। और देखो जरा इसमें खास क्या है भाई, इसमें खास क्या है, देखो याद रखने लायक चीज क्या है इसमें, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिर में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। पहली बात कि इसकी कौन सी बैठक हुई है अभी 2025 में, तो 7वीं, ठीक है ना, अध्यक्षता की, जिसमें वन्य जीव संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन पर चर्चा हुई है। भारत में 6327 डॉल्फिन दर्ज की गई है। कितनी डॉल्फिन दर्ज की है भाई, 6327 डॉल्फिन दर्ज की है। इसको पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई गई, यह उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई गई। 2025 में शेरों की गणना का 16वां चक्र शुरू होगा। 2025 में जो शेरों की गणना का जो चक्र शुरू होगा वो कौन सा होगा, 16वां चक्र। ये भी याद रखना भाई, क्योंकि टाइगर के लिए, शेर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी भाई, ऑस्कर अवार्ड आपको पता होगा, ऑस्कर अवार्ड फिल्म में दिया जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार है फिल्म में। तो वर्ष 1929 में जो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी। देखो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीजें इसमें काफी मिलेगी। देखो 2 मार्च 2025 को लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में 97वें देखो अकादमी पुरस्कार यानी कि 97वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ। कौन सा, 97, याद रखना। 2025 में कौन सा हुआ है, 97, कहाँ पे, लॉस एंजल्स में, है ना। अगली बात क्या याद रखनी है आपने, इसमें विजेताओं की घोषणा की गई। इस वर्ष अनोरा फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 5 श्रेणियों में पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन आई इस वर्ष, अनोरा आई है। माइकी मेडिसन को अनोरा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे चुना गया है, माइकी मेडिसन। और माइकी मेडिसन को किस फिल्म के लिए चुना गया है, अनोरा फिल्म के लिए ब्रह्मास्त्र अभिनेत्री का पुरस्कार जो इसको मिला। जबकि ये देखो जरा, एंड्रियन ब्रॉडी को द ब्रूटलिस्ट के लिए, फिल्म का नाम है ब्रूटलिस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। तो ये याद रखना भाई, देखो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया अनोरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे चुना गया है, तो माइकी मेडिसन को।
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया, तो एड्रियन ब्रॉडी को चुना गया। तो ये तीनों चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। और इसके अलावा ये कौन सा जो फिल्म फेयर ऑस्कर अवार्ड था, 97वां था, और कब 97वां हुआ, तो 2025 में लॉस एंजल्स में हुआ। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये भी पूछ सकता है। चलो आगे देखिए जरा, 26वां क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल जीता है, तो विदर्भ ने। देखो भाई, विदर्भ बहुत जबरदस्त टीम है जो है रणजी ट्रॉफी के लिए। देखिए जरा, विदर्भ ने नागपुर में खेले गए फाइनल केरल को हराकर, ये याद रखना विदर्भ ने किसको हराया रणजी ट्रॉफी में, क्रिकेट से संबंधित है और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है रणजी ट्रॉफी का क्वेश्चन। केरल को हराया इसने, है ना, तीसरी बार केरल को हराया, रणजी ट्रॉफी जीती है तीसरी बार। मैच ड्रॉ करने के बावजूद विदर्भ ने पहली पारी में बढ़त के आधार पर खिताब अपने नाम किया था। इससे पहले टीम ने 2017-18 और 18-19 में भी ट्रॉफी जीती है ना, ये भी ध्यान रखना। रणजी ट्रॉफी भारत की प्रमुख प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। देखो, जो एक क्रिकेट की जो प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता है, ये भारत की सबसे प्रमुख है ना, जिसके राज्य क्रिकेट संघों की टीमें लेती है ना, जिसमें मतलब जिसमें जो भाग लेती है वो राज्य की जो क्रिकेट संघ होते हैं उनकी टीमें इसमें क्या लेती है, भाग लेती है, अलग अलग राज्यों से जो आती है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किन दो निगमों को भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया। ये तो क्वेश्चन मतलब इसको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम में आने के, इसको कोई भी नहीं रोक सकता, इसने एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है ना। हाल ही में किन दो निगमों को भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो आपको याद रखना है IRCTC और IRFC को जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया है। देखो अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाओ संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा कहाँ स्थित है। देखो, जामनगर गुजरात में ये विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है भाई, ठीक है। गंगा डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण 2025 के अनुसार डॉल्फिन की सर्वाधिक आबादी किस राज्य में पाई गई, तो उत्तर प्रदेश में। याद रखना भाई, उत्तर प्रदेश में अभी इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था। और ये भी ध्यान रखना, देखो इसके बारे में, भारत में पहली बार हुए डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण में 6327 डॉल्फिन दर्ज किए गए हैं। याद रखना, भारत में पहली बार डॉल्फिन जनसंख्या का सर्वेक्षण हुआ है और कितने पाए गए, 6327 डॉल्फिन के दर्ज पाए गए हैं, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में 6324 और पंजाब की ब्यास नदी में 3 डॉल्फिन मिली है। ये देखो, ये भी याद रखना भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट 3 मार्च 2025 को पीएम मोदी ने जारी की। सर्वेक्षण में 8 राज्यों की 28 नदियों में 8500 किलोमीटर क्षेत्र शामिल था और इसमें 3150 दिन लगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण क्या है कि मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में कितने मिले हैं और ब्यास नदी में कितने मिले हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कहाँ कहाँ मिले हैं, तो यूपी में सबसे ज़्यादा मिले हैं और पंजाब में भी कितने मिले हैं, 3 मिले हैं ब्यास नदी पर। ये देखो, डॉल्फिन का चित्र भी दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, मिशन 300 का लक्ष्य किस क्षेत्र के 300 मिलियन लोगों तक बिजली पहुंचाना है, तो आपको ध्यान रखना उप सहारा अफ्रीका। तो मिशन 300 का लक्ष्य किस क्षेत्र के 300 मिलियन लोगों तक बिजली पहुंचाना है, तो उप सहारा अफ्रीका। तो देखो, मिशन 300 एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका लक्ष्य 2030 तक, याद रखना इसका लक्ष्य कब तक है, 2030 तक है, उप सहारा अफ्रीका, है ना, अफ्रीका के 300 मिलियन लोगों तक बिजली पहुंचाना है। इससे विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के सहयोग से शुरू किया गया है। यह पहल सस्ती, विश्वसनीय और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन में सहायक होगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है भाई आने वाले टाइम में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में अफ्रीका की किस झील में जैव विविधता संरक्षण परियोजना शुरू की गई है, तो तांगानिका। तो तांगानिका, चलो याद रख लेना इसको भी, तांगानिका। अगला क्वेश्चन देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में किस मंत्रालय ने नीति आयोग
नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी पहल शुरू की है? केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। देखो जरा, स्वावलंबिनी पहल 2025 केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा शुरू की गई पहल है, जिसका शुभारंभ शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने मेरठ उत्तर प्रदेश में किया, जिसे पहले देश पूर्वी क्षेत्रों के उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य महिला छात्रों को उद्यमिता कौशल और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। ये देखो भाई, ये है महत्वपूर्ण चीज, है ना। पहली बात कि जो आपका केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय है, इसने क्या किया है शुरू, कि हाल ही में किस मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी पहल शुरू की है। तो स्वावलंबिनी पहल किसने शुरू की है? तो केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। किससे संबंधित है, यानी कि उद्देश्य क्या है इसका, ये याद रखना, महिला छात्रों को उद्यमिता कौशल और आत्मनिर्भरता प्रदान करना। बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विविधता का अमृत महोत्सव। विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति ने किया है। देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। कौन से संस्करण का उद्घाटन किया? दूसरे संस्करण का। ये भी याद रखना है, 2025 में विविधता का अमृत महोत्सव का कौन सा संस्करण का उद्घाटन हुआ? तो दूसरे। कब हुआ? 5 मार्च 2025 को। इनमें कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और पुदुचेरी की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया। तो किस किस राज्यों की विरासत, सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और पुदुचेरी की, है ना। आगे ध्यान रखना, इस महोत्सव में लगभग 500 कारीगर और बुनकर अपनी कला और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है भाई, आ सकता है पेपर में। अगला क्वेश्चन है, चलो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत व नेपाल, याद रखना, भारत और नेपाल के बीच जल स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में समझौता हुआ है। तो ध्यान देना, ये पूछ सकता है कि भारत और नेपाल के बीच जो है किससे संबंधित समझौता हुआ था? तो स्वच्छ जल और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग के लिए, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से पूछ सकता, बाकी डिटेल में पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बन सकता है। हाल ही में आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? तो काहिरा में। तो मिस्र की राजधानी काहिरा में अरब, देखो मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा में, कई बार पूछ लेता। अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गांजा संकट, फिलिस्तीन विवाद, सीरिया संकट, यमन युद्ध, आर्थिक सहयोग और सूडान संकट पर चर्चा हुई। अरब लीग ने क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए एकजुटता प्रयासों पर जोर दिया है। इस बैठक का उद्देश्य अरब देशों के बीच समन्वय बढ़ाना और मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना है। तो ये डिटेल में याद रखना है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन औषधीय दिवस कब मनाया जाता है? जन औषधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मार्च को मनाया जाता है। तो चलो ये भी देख लो, हर साल 7 मार्च को जन औषधीय दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पीएमबीजेपी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है ना। तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, पर इतना जरूर याद रखना, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, पूछा जा सकता है। तो 7 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश वार्षिक सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास की मेजबानी करता है? देखो भाई, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में पूछा गया है, कौन सा देश वार्षिक सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास की मेजबानी करता है? तो अमेरिका। देखो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना। सी ड्रैगन 2025 एक बहुपक्षीय सैनिक अभ्यास है, 4 से 19 मार्च तक। देखो 4 से 19 मार्च तक गुआम तट पर आयोजित हो रहा है, 19 मार्च तक चलेगा ये, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कोरिया गणराज्य शामिल है। देखो कौन कौन से राज्य आएंगे इसमें याद रखना, एक तो भारत है, अपना भारत है, दूसरा अमेरिका इसकी मेजबानी कर रहा है, तो ये तो अपना आप ही याद हो जाएंगे। तीसरा आपका ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक जापान हो गया और एक क्या हो गया? कोरिया गणराज्य इसमें क्या है? शामिल है। यह वार्षिक अभ्यास पनडुब्बी रोधी युद्ध पर केंद्रित है।
किस पर केंद्रित है? पनडुब्बी रोधी युद्ध पर केंद्रित है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी मेजबानी अमेरिका नौसेना, अमेरिका की जो नौसेना वो कर रही है। 2019 में शुरू हुए इस अभ्यास में समुद्री गश्त, इसकी शुरुआत कब हुई है? 2019 में। तो ये भी बन सकता है पेपर में, विमानों की तैनाती और अमेरिकी पनडुब्बियों का शिकार करने जैसी रणनीतियों गतिविधियां शामिल है। मतलब जो भी वो कर सकते हैं अपनी टेक्निकल, जो कैसे दूसरे को वो करना है दुश्मन का, तो वो सारी चीज़ें इसमें है। देखो फोटो भी दिया गया है ना, इसमें ये पनडुब्बी से संबंधित है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? नाइट फ्रैंक यूके की रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी ने। तो ये देखो जरा, है ना, तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना। चलो आप यहाँ पे ये पूछ सकता है भाई, वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बना है, ये पूछ सकता है। भारत चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बना है। तो और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो नाइट फ्रैंक यूके की रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी ने जो है इस रिपोर्ट को तैयार किया है। बाकी जो अमेरिका, चीन और जापान के बाद आता है ना, चौथा नंबर पे है। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? अमेरिका, फिर चीन और फिर कौन है? जापान है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी हाल ही में सरकार ने किस राज्य में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की रोपवे को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड। देखो भाई उत्तराखंड के लिए प्रश्न बन गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो केंद्रीय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने उत्तराखंड में 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 2 रोपवे को परियोजनाओं को मंजूरी दी है। एक है गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब, एक परियोजना कहाँ से कहाँ तक है? गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब, जो 12.4 किलोमीटर लंबी होगी। और दूसरी है सोनप्रयाग से केदारनाथ। सोनप्रयाग से केदारनाथ, ये 12.9 किलोमीटर लंबी होगी। इसकी कुल लागत 6,811 करोड़ रुपए होगी। इन्हें PPP मॉडल के तहत जो है विकसित किया गया है ना, प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है ये, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, मॉडल के तहत जो इसको विकसित किया गया है। हेमकुंड साहिब रोपवे चमोली जिले में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ता है ना, से जुड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना भाई, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पे एग्जाम में इसके अंदर से बहुत अंदर तक प्रश्न जा सकता है।